Good evening, dear students. Today let us discuss about losses in a transformer. ट्रांसफार्मर में क्या लॉसेस होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये देखिए ट्रांसफार्मर है। वैसे इसके ट्रांसफार्मर में वैसे बहुत से पार्ट होते हैं, बहुत से भाग होते हैं, बट ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुख्यतः दो पार्ट होते हैं जहाँ लॉसेस ज़्यादा होते हैं मेनली। एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ये वाइंडिंग कॉपर धातु की बनी होती है अधिकांशतः, क्योंकि कॉपर अच्छा चालक होता है। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर। कभी कभी एल्युमिनियम की भी होती है जो सस्ते ट्रांसफार्मर होते हैं। यहाँ पे लॉस होता है, उसको कहते हैं कॉपर लॉस या स्क्वायर आर लॉस। दूसरा लॉस होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड कोर, जिसके ऊपर ये वाइंडिंग लपेटी गई है, उसको कहते हैं कोर लॉस। देखिए कोर ऐसे होता है, लैमिनेटेड होता है, दिस इज कॉल्ड कोर। यहाँ जो लॉस होता है उसको कोर लॉस या आयरन लॉस कहते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये लॉस कांस्टेंट होते हैं, और ये जो लॉस होता है स्क्वायर आर लॉस या कॉपर लॉस वो वेरिएबल होता है, वो लोड पे डिपेंड करता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो लॉसेस हैं मेनली 4 लॉसेस होते हैं। पहला लॉस होता है, उसको कहते हैं आयरन लॉस या कोर लॉस। इसको आयरन लॉस क्यों कहते हैं? इसको आयरन लॉस इसलिए कहते हैं, ये इस भाग में होता है, ट्रांसफार्मर के इस भाग में। और ये प्रारंभ में आयरन धातु की बनाते थे, इनिशियली सस्ता होता है। बाद में फिर सिलिकॉन स्टील, फिर CRGO स्टील, अच्छे अच्छे पदार्थ आ गए, तो इसीलिए इसको आयरन लॉस भी कहते हैं। बिकॉज दिस लॉस टेक्स प्लेस इन द कोर एंड इनिशियली कोर वाज डिजाइंड विद द आयरन मटेरियल, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड आयरन लॉस। कोर लॉस क्यों कहते हैं? कोर लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के कोर में होता है, यहाँ कोर भाग में, करोड़ में, इसीलिए इसको कोर लॉस भी कहते हैं। इसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, आयरन लॉस, कोर लॉस, या दिस इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस क्यों बोलते हैं? व्हाई दिस लॉस इज कॉल्ड कांस्टेंट लॉस? बिकॉज दिस लॉस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लोड। लोड बढ़ाने से, लोड घटाने से इस लॉस के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट लॉस कहते हैं। हाँ जी, दूसरा लॉस होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कहाँ होता है? वाइंडिंग में। इसको कॉपर लॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइंडिंग में होता है और वाइंडिंग कॉपर की होती है, इसलिए इसको कॉपर लॉस बोलते हैं। इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ये आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट होता है। इट डिपेंड्स ऑन दी आई स्क्वायर आर, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड आई स्क्वायर आर लॉस। इट डिपेंड्स ऑन दी करंट। तो ये हो गया कॉपर लॉस, या ओमिक लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रॉप होता है, ओमिक ड्रॉप होता है, ओमिक लॉस होता है। तीसरा लॉस होता है ट्रांसफार्मर, उसको कहते हैं स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। चौथा लॉस होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। लेट अस टेक अप वन बाय वन। फर्स्ट लेट अस डिस्कस आयरन लॉस और कोर लॉस, देन सब्सिक्वेंटली वी विल डिस्कस कॉपर लॉस एंड देन स्ट्रे लॉस, देन डाइलेक्ट्रिक लॉस। पहले आयरन लॉस या कोर लॉस की बात करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा होता है डिकरेंट लॉस। मैं अभी बता रहा था कोर लॉस के बारे में, कोर लॉस और आयरन लॉस। इसको कोर लॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के इस भाग में होता है, कोर में। रिमेंबर दिस लॉस टेक्स प्लेस इन द कोर। आयरन लॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनिशियली कोर आयरन की बनती थी शुरुआत में, इसीलिए आयरन लॉस बोलते हैं। इस लॉस को कांस्टेंट लॉस क्यों बोलते हैं? दिस लॉस इज कांस्टेंट, दैट इज़ व्हाई दिस लॉस इज कॉल्ड कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कोर में फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर, ये फ्लक्स जो होता है ये लोड कम ज़्यादा होने से ये चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लोड। लोड बढ़ाएं, लोड घटाएं, लोड कम करें, लोड ज़्यादा करें, लोड करें या लोड ना करें, फाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। इफ़ रेटेड वोल्टेज इज गिवन, अगर आपने रेटेड वोल्टेज दिया सप्लाई में, यहाँ रेटेड वोल्टेज क्या होता है? जो प्राइमरी वाइंडिंग पे वोल्टेज लिखा हुआ है, वट एवर इज रिटन ऑन दी प्राइमरी साइड, इफ़ यू आर अप्लाइंग दैट वोल्टेज देन इट इज़ कॉल्ड रेटेड वोल्टेज। अगर वोल्टेज दिया फिक्स, तो फ्लक्स जो पैदा होगा कोर में वो भी फिक्स होगा। चाहे लोड लगाएं चाहे लोड ना लगाएं, लोड बढ़ाएं घटाएं, उससे फ्लक्स पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये लॉस जो होते हैं ये फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं, फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं, और फ्लक्स कांस्टेंट होता है, इसीलिए इन लॉसों को भी कांस्टेंट लॉस कहते हैं। ये लॉस लोड पे निर्भर नहीं करते हैं। ये लॉस प्रारंभ में, अंत में, कम लोड पे, ज़्यादा लोड पे सेम होते हैं। वोल्टेज अगर रेटेड दिया तो लॉस भी फुल होगा। इफ वोल्टेज इज़ फुल देन लॉस इज़ फुल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड।
इसीलिए इसको कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। और ट्रांसफार्मर में ये लॉस निकालने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, इसको ओपन करके लॉसेज मीजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर। जो मीजर करता है वाट मीटर अधिकांशतः वो कोर लॉस ही होते हैं, क्योंकि नो लोड पे करंट बहुत कम होती है तो आई स्क्वायर लॉस बहुत कम होता है, इट इज़ नेग्लिजिबल। सो मेनली कौन सा लॉस होता है? कोर लॉस। इसलिए ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस निकालते हैं। ठीक है, अब कोर लॉस दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। इनके बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट हिस्टैरिसीस लॉस एंड देन सब्सिक्वेंटली विल डिस्कस अबाउट एडी करंट लॉस आल्सो। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है पहले ये समझते हैं। कहाँ होता है ये मैंने बताया कि ये कौन से भाग में होता है? ट्रांसफार्मर के इस भाग में, कोर में क्यों होता है इसकी बात करते हैं। कैसे होता है, कैसे कम करते हैं, तो ये सब बातें हम करेंगे। अब देखिए, हम AC वोल्टेज देते हैं ट्रांसफार्मर में। मैंने बताया था DC पे काम नहीं करता है ट्रांसफार्मर, कैन नॉट वर्क ऑन DC, इट वर्क्स ऑन AC ओनली। AC वोल्टेज दिया तो इसमें AC करंट फ्लो करेगी, इसमें AC करंट फ्लो करेगी तो इसमें MMF पैदा होगा AC, और MMF पैदा होगा तो फ्लक्स भी AC पैदा होगा। कैसा फ्लक्स पैदा होगा कोर में? phi = phi m sin ओमेगा t, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। phi = phi m sin ओमेगा t, ऐसा फ्लक्स पैदा होगा जो चेंज होगा बार बार। फ्लक्स कैसा पैदा होगा? अगर उसका वेव डायग्राम आप बनाएंगे, इफ यू ड्रा द वेव डायग्राम ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर, देन यू गेट सिमिलर कर्व, एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली ऐसा साइनोसाइडल। यानी फ्लक्स क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा बार बार। पहले नॉर्थ होगा यहाँ पे, यहाँ साउथ होगा, फिर वो हाफ साइकिल तक ऐसा रहेगा, फिर हाफ साइकिल तक चेंज होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा। सो इट दिस डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो देखिए होता क्या है, जब ये प्लस है वोल्टेज प्लस है तो देखिए क्या होगा। वोल्टेज प्लस का मतलब क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो पैदा होगा प्लस। वोल्टेज माइनस का मतलब क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो पैदा होगा माइनस। मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है तो क्या होता है? MMF पैदा होता है। MMF से मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है। जब आप करंट लगाते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उससे करंट प्रवाहित होती है। करंट प्रवाहित होने से MMF बनता है। MMF बनने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स बनता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बढ़ने से क्या होता है? फ्लक्स पैदा होता है। फ्लक्स पैदा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी पैदा होगी, तो इसको कहते हैं BH कर्व। तो क्या होता है? आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते हैं तो क्या होता है? फ्लक्स का मान या फ्लक्स डेंसिटी का मान ऐसे ऐसे बढ़ता है। मैग्नेटाइज हो रही कोर पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इस प्रकार से मैग्नेटाइज हो रहा है ऐसे। यहाँ मैग्नेटाइज हो गया। अब क्या होगा? वोल्टेज रिवर्स हो रहा है। वोल्टेज जो है यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे वोल्टेज चला गया मैक्सिमम वैल्यू पे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे गया वोल्टेज, तो फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। उसके बाद वोल्टेज क्या होगा? वो घटेगा। वोल्टेज घटेगा तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स घटेगा, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स घटेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो घटेगी। देखिए घट रही। यहाँ देखिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो गया, यानी यहाँ आ गया। वोल्टेज 0, करंट 0, सो मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0। मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो गया, फिर भी जो है देखिए इतना फ्लक्स डेंसिटी बच गई। इसको कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व। इसमें बचा रह गया धारा का मान 0 होने पर भी, तो इस गुण को कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी वह गुण है जिसकी वजह से कुछ चुंबकत्व बचा रह जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बावजूद भी। तो रिटेंटिविटी जितना अधिक होगी मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बाद भी, उतना अधिक चुंबकत्व रह जाएगा, और रिटेंटिविटी जितना कम होगी उतना ही कम चुंबकत्व बचेगा अवशिष्ट। अब क्या होगा? नाउ वी आर अप्लाइंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज जा रहा है, करंट जाएगी तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जाएगा। अब ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो पहले क्या होगा? जितना चुंबकत्व बचा हुआ है वो ख़त्म होगा। देखिए ये इतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो खर्च हो गया अवशिष्ट चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसको कहते हैं कोएर्सिव फोर्स, और इस गुण को कहते हैं कोएर्सिविटी। सो कोएर्सिविटी है ये, इतना एनर्जी है ये खर्च हो रही है जो चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए। अब क्या होगा? अब निगेटिव डायरेक्शन में जब वोल्टेज जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो क्या होगा? अब निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकत्व पैदा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकत्व पैदा होने का मतलब
पहले नॉर्थ ऊपर था, नीचे साउथ था, अभी नॉर्थ नीचे होगा, ऊपर साउथ होगा। बस इसका मतलब ये फ्लक्स इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये पहले फ्लक्स ऐसा था, अभी फ्लक्स ऐसा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पहुँच गया फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैक्सिमम हो गई, करंट मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, सब मैक्सिमम वैल्यू पे हो गए। ये पॉइंट है 10 पॉइंट, ये फ्लक्स जो है यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए वोल्टेज का ये पॉइंट है, फ्लक्स का ये पॉइंट। अब क्या होगा, अब वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है, फिर वोल्टेज फिर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वोल्टेज फिर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, करंट रिड्यूस होगी, करंट रिड्यूस होगी तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिड्यूस होगा, रिड्यूस हो रहा है ना मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फिर इतना चुंबकत्व बच गया, दिस इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अगेन, इतना बचा रह गया चुंबकत्व, ये यहाँ आ गए हम। तो इतना जो चुंबकत्व बचा रह गया, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हमको फिर से इधर से डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, प्लस में इधर, तब ये इतना चुंबकत्व ख़त्म होगा। तो हमको क्या करना पड़ रहा है, ये इसको ख़त्म करने के लिए हमको एनर्जी लगाना पड़ रहा है, एनर्जी इन आइदर डायरेक्शन। इधर जो बचा रह गया रिटेंटिविटी, उसकी वजह से हमको वी हैव टू यूज़ सम एनर्जी टू रिमूव दिस मैग्नेटिज्म। सिमिलरली जो मैग्नेटिज्म यहाँ बचा रह गया, उसको भी रिमूव करने के लिए हमको मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, इतना, ये कहते हैं कोएर्सिव फोर्स या कोएर्सिविटी। तो ये चुंबकीय पदार्थ जो है बार बार, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी जो होगी 50 हर्ट्ज होगी, तो 1 सेकंड में 50 साइकिल बनेगा, ऐसे 50 बार प्लस 50 बार माइनस इन 1 सेकंड। In 1 second there is 50 times plus 50 times minus, so this material magnetizes in one direction 50 times and in opposite direction 50 times in 1 second। तो ये क्या होगा, 50 लूप बनेंगे, 50 लूप प्रति सेकंड बनेंगे। तो ये लूप में क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, देयर इज एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कैसे होता है, देखिए इसको समझिए इस प्रकार से। मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं जो मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रारंभ में वो रैंडम होते हैं, उनकी देखिए कोई दिशा नहीं होती है, सब इधर उधर हैं। जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं तो वो एक दिशा में होते हैं, देखिए एक दिशा में हो गए, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ। तो देखिए ऊपर नॉर्थ हैं, पोल है, नीचे साउथ है। और जब आप वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक डोमेन जो हैं शिफ्ट होंगे उल्टा डायरेक्शन में। यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ बनेगा, तो सब अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। सब अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, इनका आपस में होता है फ्रिक्शन, देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन देम, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज एनर्जी लॉस, एंड दैट एनर्जी लॉस इज बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस, that is called hysteresis loss। So hysteresis loss क्या होता है, when a magnetic material is subjected to magnetization in one direction, this core, when a magnetic material is subjected to magnetization in one direction and demagnetization and magnetization in opposite direction and demagnetization, there is friction between magnetic domains, and due to friction there is energy loss, and that energy loss is called हिस्टेरिसिस लॉस, इट इज़ डिनोटेड बाय पीएच। और ये जो लूप जितना ज़्यादा होगा, ये लूप का एरिया जो है हिस्टेरिसिस लॉस के मान को व्यक्त करता है। इफ़ एरिया इज मोर, हिस्टेरिसिस लॉस इज मोर, इफ़ एरिया इज लेस, हिस्टेरिसिस लॉस इज लेस। फॉर एग्जांपल इन दिस कर्व, सी दिस इमेज, दिस कर्व BH कर्व है, इसको देखिए दोनों को। इसमें हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा क्योंकि इसका एरिया कम है। हिस्टेरिसिस लॉस इस पर भी डिपेंड करता है कि कोएर्सिव फोर्स कम किस में लग रहा है, किस में ज़्यादा। इसमें कोएर्सिव फोर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यू रिक्वायर मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव दिस मैग्नेटिज्म, जिसको हमने रिटेंटिविटी बोला था या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोला था। इसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा इसमें एनर्जी लगेगी, इसको ख़त्म करने के लिए इसमें कम एनर्जी लगेगी। इसको एक बार इधर मैग्नेटाइज करना और इधर मैग्नेटाइज करना, इट इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दिस मटेरियल। आपको ढेर सारी एनर्जी लगेगी इधर उधर मैग्नेटाइज करने में। सो दिस लार्ज कोएर्सिव फोर्स, यहाँ देखिए लिखा है लार्ज कोएर्सिव फोर्स, मतलब यू रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव दिस मैग्नेटिज्म, हियर यू रिक्वायर लेस एनर्जी टू रिमूव मैग्नेटिज्म। तो इसमें बार बार रिवर्सल करना मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे ईजी है, इट इज़ ईजी। यहाँ इसमें डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, खर्च होगी, यू रिक्वायर मोर एनर्जी हेयर। सो ये बैड मटेरियल है, मैग्नेटिक यहाँ हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होगा।
इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, देयर इज लेस हिस्टैरिसीस लॉस। सी दिस इमेज, BH कर्व देखिए इसको, सिलिकॉन स्टील का ये कर्व दिखाया गया है रेड, दूसरा कार्बन स्टील का कर्व दिखाया गया है फ्लैट। इसका एरिया देखिए ब्लू कलर वाला, एरिया इज मोर, यहाँ हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा, मोर हिस्टैरिसीस लॉस, एरिया इज लेस, हिस्टैरिसीस लॉस इज लेस। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा है, इसमें फील्ड को बार बार रिवर्स करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो लॉस कम होगा। यहाँ लॉस जो है लेस, यहाँ लॉस जो है मोर। तो कोर के लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन है? दिस इज बेटर ऑप्शन बिकॉज हिस्टैरिसीस लॉस इज लेस देयर। ये देखिए डायग्राम, ये है ट्रांसफार्मर स्टील, सिलिकॉन स्टील, CRGO स्टील, ये दिस इज गुड मैग्नेटिक मटेरियल। ये देखिए इसका कर्व देखिए, और ये कार्बन स्टील है, इसका कर्व देखिए, इस कर्व का एरिया देखिए, मोर एरिया मोर हिस्टैरिसीस लॉस, लेस एरिया लेस हिस्टैरिसीस लॉस। इसमें देखिए कोएर्सिव फोर्स कितना ज़रूरत पड़ रही है, इतना मोर, सो मोर एनर्जी लॉस। इसमें देखिए कोएर्सिव फोर्स की कितना ज़रूरत पड़ रही है, इसमें वेरी स्मॉल, सो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिमूव मैग्नेटिज्म। तो ये बेटर चॉइस है कोर के लिए। तो इसलिए हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना आसान हो ईजिली, जैसे CRGO स्टील, सिलिकॉन स्टील, दे आर गुड मैग्नेटिक मटेरियल। वहाँ एनर्जी लॉस कम होगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। और ये जो मटेरियल हैं इनको नहीं यूज़ करेंगे। हिस्टैरिसीस लॉस जो है कम करने के लिए मटेरियल अच्छा क्वालिटी का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिवर्स कर दें ईजिली। हिस्टैरिसीस लॉस को मैथमेटिकली जो है लिखा जाता है PH, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस, इट इज़ KH, ये कांस्टेंट है, इनटू F सप्लाई फ्रिक्वेंसी, इनटू BM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर में, उसकी पावर 1.6 घात, इनटू वॉल्यूम, आयतन, कोर का आयतन। ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस का मैथमेटिकल फार्मूला, उसका मात्रक होता है वाट। PH क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस। KH क्या है, इट इज़ ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है, कोर के मटेरियल पे, कोर के वॉल्यूम पे, जो वॉल्यूम है कोर का उस पर, और कोर का मटेरियल जितना अच्छा क्वालिटी का होगा ये मान उतना ही कम होगा, और ये हिस्टैरिसीस लॉस कम करेगा। F क्या है, फ्रिक्वेंसी, सप्लाई जो दे रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि लूप ज़्यादा बनेंगे प्रति सेकंड, लॉस ज़्यादा होगा। BM क्या है, फ्लक्स डेंसिटी जितना अधिक होगी उसमें रिटेंटिविटी ज़्यादा होने की गुंजाइश उतना ज़्यादा होगी, सो BM की पावर 1.6। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट लॉस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई voltage and which is constant, so flux is constant, so this BM is constant। इसमें अधिकांश चीज़ें जो है कांस्टेंट ही होती हैं, इसीलिए ये कांस्टेंट लॉस है। दूसरा लॉस होता है देखिए ED करंट लॉस। ED करंट लॉस कहाँ होता है, किस पार्ट में? ED करंट लॉस भी यहाँ होता है, कोर में होता है। कैसे होता है देखिए, हमने जो वोल्टेज दिया है यहाँ पे साइन वोल्टेज, साइनोसाइडल वोल्टेज, वी हैव गिवन साइनोसाइडल वोल्टेज हियर इन दी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। क्या वोल्टेज दिया है, ये वोल्टेज दिया है, वी हैव गिवन दिस। इसकी वजह से करंट फ्लो करेगी, कैसी होगी, वो भी ऐसी होगी। फिर क्या होगा, यहाँ वाइंडिंग में MMF पैदा होगा, वो कैसा होगा, वो भी ऐसा होगा। फिर क्या होगा, कोर में फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स कैसा होगा, किस प्रकार का, वो भी ऐसा होगा, साइनोसाइडल, बिकॉज वोल्टेज इज साइन, सो करंट इज साइन, फिर MMF इज साइन, MMF इज साइनोसाइडल, सो फ्लक्स इज साइनोसाइडल। फ्लक्स ऐसा पैदा होगा कोर में, ऐसा यहाँ पे फ्लक्स पैदा हो गया कोर में। अब ये फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, देखिए क्यों परिवर्तन हो रहा है, साइनोसाइडल है इसलिए। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो आपको मालूम है कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से EMF पैदा हो जाता है, प्राइमरी में E1 और सेकेंडरी में E2। तो ये EMF हम चाहते हैं पैदा हो, इट इज़ डिज़ायरेबल, बट कोर में देखिए, कोर में यहाँ गौर करिए, फोकस हेयर, पे अटेंशन हेयर, यहाँ भी जो फ्लक्स है उसके मान में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें भी EMF पैदा हो जाएगा, कोर में भी EMF पैदा हो जाते हैं। कोर में EMF पैदा होगा तो क्या होगा, देखिए कोर में देखिए EMF पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, EMF पैदा हो गया कोर में तो क्या करेगा, करंट सर्कुलेट करेगा, करंट, ये एक करंट सर्कुलेट किया एक EMF ने I1, दूसरी करंट ये पैदा हो गई इस मार्ग में, उसका मान लीजिए I2, तीसरी करंट ये पैदा हो गई, इसका मान लीजिए I4, चौथी करंट ये पैदा हो गई, मान लीजिए उसका मान है दिस इज I3, दिस इज I4,
ये करंट पैदा हो गई हैं, इनको कहते हैं ईडी करंट, भंवर धारा। भंवर धारा क्यों पैदा होती हैं कोर में? फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने की वजह से कोर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से कोर में धाराएं पैदा हो जाती हैं, जिनको भंवर धारा कहते हैं या ईडी करंट कहते हैं। अब ये जो भंवर धारा I1 है, इसके मार्ग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, I2 के मार्ग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, I3 के मार्ग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, I4 के मार्ग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, R4। तो ये I1 के कारण जो लॉस होगा वो कितना होगा? I1 स्क्वायर R1। I2 के कारण कितना लॉस होगा? I2 स्क्वायर R2। I3 के कारण कितना लॉस होगा? I3 स्क्वायर R3। I4 के कारण कितना लॉस होगा? I4 स्क्वायर R4। सभी के कारण जो कुल लॉस होगा ये एनर्जी लॉस होगा, और इसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होता है उसको कहते हैं ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि। और ये कहाँ होता है? कोर में होता है। ये देखिए सॉलिड कोर है, इसमें भंवर धारा हानि ज़्यादा होगी। ये देखिए दिस पार्ट, इसमें देखिए धारियाँ दिख रही हैं, लाइंस। ये देखिए दिस लाइन, ये क्या है? ये इंसुलेशन है, इंसुलेटेड है। दिस इज लैमिनेटेड कोर, ये सॉलिड नहीं है। दिस इज नॉट वन पीस, देयर आर सो मैनी स्ट्रिप्स। ये लैमिनेटेड कोर है। लैमिनेट क्यों करते हैं? लैमिनेट करने से ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? देखिए यहाँ पे ईडी करंट के मार्ग का देखिए एरिया इज मोर, बट यहाँ पे ईडी करंट के मार्ग का एरिया जो है लेस है। तो आपको मालूम है कि अगर किसी धारा के मार्ग का एरिया जो है ज़्यादा हो तो उसका प्रतिरोध कम होता है, और एरिया अगर कम हो तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ पे एरिया अधिक है, ईडी करंट के मार्ग का एरिया अधिक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होगा तो ईडी करंट का मान जो होगा वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए एरिया इज मोर सो रेजिस्टेंस इज लेस सो ईडी करंट इज मोर, एंड ईडी करंट इज मोर देन लॉसेज आर मोर। आई स्क्वायर आर होता है ना, आई इज मोर सो लॉसेज इज मोर। यहाँ पे देखिए लैमिनेट करने से क्या किया हमने? ईडी करंट के मार्ग का जो एरिया है हमने कम कर दिया। यहाँ देखिए कितने लंबे मार्ग से जा रही है, सो एरिया इज मोर, यहाँ एरिया इज लेस। एरिया कम किया तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस बढ़ गया। ईएमएफ उतना ही पैदा हो रहा है कोर में अभी भी, ईएमएफ इज सेम, बट रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ? ईडी करंट का मान जो है वो कम हो गया। ईडी करंट का मान कम होने से ये कम हुआ बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो ये लॉस कम हो गया। तो इस प्रकार से लैमिनेट करके कोर को ईडी करंट लॉस कम करते हैं। तो ईडी करंट लॉस क्या है? जब एसी वोल्टेज देते हैं तो कॉइल में एसी करंट फ्लो करती है, उससे जो कोर होता है उसमें एसी फ्लक्स पैदा होता है, और उस एसी फ्लक्स की वजह से कोर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। कोर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कोर में ही धाराएं पैदा करता है, जिनको ईडी करंट या भंवर धारा कहते हैं। उन धाराओं की वजह से जो लॉस होता है उसको ईडी करंट लॉस कहते हैं, भंवर धारा हानि। दिस इज कॉल्ड ईडी करंट लॉस। इसको कैसे रिड्यूस करते हैं? कोर को लैमिनेट करके। लैमिनेट करने से क्या होता है? करंट के मार्ग का एरिया जो है कम हो जाता है। एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से ईडी करंट का मान जो है वो कम हो जाता है। ईडी करंट का मान कम होने से लॉस कम हो जाता है। देखिए ये दिस इज सॉलिड कोर, सो एरिया इज मोर सो रेजिस्टेंस इज लेस सो करंट इज मोर सो लॉस इज मोर। यहाँ देखिए थिक लैमिनेशन, मोटा लैमिनेशन किया है। यहाँ एरिया तो कम किया है लेकिन उतना कम नहीं किया है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा और लॉसेस भी थोड़ा घटेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए और पतला लैमिनेशन मतलब एरिया और कम कर दिया। एरिया और कम करने से क्या हुआ? रेजिस्टेंस जो है और बढ़ा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हुई, करंट कम होने से लॉसेस कम हुए। तो देखिए इसमें लैमिनेशन, थिन लैमिनेशन, पतला लैमिनेशन, थिक लैमिनेशन, मोटा लैमिनेशन, सॉलिड, इसमें लॉस ज़्यादा, इसमें कम, इसमें और कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ईडी करंट लॉस देखिए कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर इज़ नॉट सॉलिड, हम कोर सॉलिड नहीं बनाते हैं, लैमिनेट करके बनाते हैं। वाई कोर इज ऑलवेज लैमिनेटेड। देखिए कोर लैमिनेटेड क्यों होता है? ऑलवेज लैमिनेटेड, इट इज़ नॉट अ सॉलिड पीस, जस्ट टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। लैमिनेट करने से ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? अभी हमने बताया, ईडी करंट के मार्ग का रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, जिससे ईडी करंट का मान कम हो जाता है, जिससे लॉसेस कम हो जाते हैं। अब ईडी करंट का मान जो है, मैग्नीट्यूड कितना होता है? वो होता है पीई मतलब ईडी करंट लॉस इक्वल टू
के ई एक नियतांक है। ये नियतांक जो है इस पे पदार्थ पे निर्भर करता है कि किस पदार्थ का बना है, उस पर डिपेंड करता है और उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल के ई इंटू एफ स्क्वायर। एफ क्या है जो हम सप्लाई दे रहे हैं बाइंडिंग में, उसकी फ्रिक्वेंसी बी एम की पावर बी एम स्क्वायर। बी एम क्या है, कोर में फ्लक्स डेंसिटी, कोर में फ्लक्स डेंसिटी है उसकी पावर उसका स्क्वायर इंटू थिकनेस स्क्वायर। थिकनेस क्या है, ये थिकनेस कोर की थिकनेस, ये जो लैमिनेशन है उसकी थिकनेस। ये जितना पतला होगा उतना थिकनेस कम होगी, जितना थिकनेस कम होगा उतना लॉस कम होगा, इनटू वॉल्यूम। V इज़ नॉट वोल्ट, इट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन, कोर का आयतन जितना अधिक होगा उतना लॉस ज़्यादा होगा, एडी करंट लॉस। दिस यूनिट क्या होगा इसका, वाट। तो हमने क्या ऊपर सीखा, हमने ऊपर सीखा दो लॉसेस, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, दोनों को मिला करके जो बोलते हैं वो होता है कोर लॉस। दिस इज कांस्टेंट लॉस बिकॉज दिस लॉस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लोड, दिस लॉस इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्स एंड फ्लक्स इज कांस्टेंट। लोड बढ़ाने घटाने से कोर में फ्लक्स चेंज नहीं होता है। इफ सप्लाई is given rated, then flux is rated, and if flux is rated, this loss is rated, it is full, so it is not dependent on load, so it is called constant loss। and open circuit test करते हैं ट्रांसफार्मर पे ये लॉस निकालने के लिए। दूसरा होता है कॉपर लॉस। इस लॉस को आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं, क्योंकि आई की करंट की वजह से पैदा होता है। आर आई स्क्वायर आर की तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं। इसको वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, वेरिएबल लॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लॉस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये लॉस डिपेंड करता है लोड पे। देखिए लोड, ट्रांसफार्मर में क्या लगाएंगे, लोड। तो ये लॉस कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है वाइंडिंग में। रिमेंबर, ये लॉस कोर में नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना किससे है, इसका। इसको कॉपर लॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाइंडिंग जो है अधिकांशतः कॉपर धातु की बनती है, कॉपर की बनती है वाइंडिंग। एल्युमिनियम की भी बनती है मैंने बताया, लेकिन एल्युमिनियम बहुत कम बनती है, सस्ता ट्रांसफार्मर होता है तभी बनता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कॉपर। तो कॉपर की बनी होती है वाइंडिंग, इसीलिए इसको कॉपर लॉस बोलते हैं। आई स्क्वायर और लॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको आई स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। इसको वेरिएबल लॉस क्यों कहते हैं, वेरिएबल लॉस इसलिए कहते हैं कि इसमें जो ट्रांसफार्मर में आप लोड लगाते हैं तो लोड का मान अगर बढ़ाएंगे तो इसमें करंट सेकेंडरी में बढ़ेगी। हमने बताया था पिछले वीडियो में, करंट बढ़ेगी सेकेंडरी में तो प्राइमरी करंट जो है I1 वो भी बढ़ेगी। लोड बढ़ाने से दोनों करंट बढ़ेंगी और लोड बढ़ाने से करंट बढ़ेंगी तो लॉस भी बढ़ेगा, लॉस जो है ज़्यादा होगा यहाँ भी और यहाँ भी। लोड घटाया आपने, कम किया, ट्रांसफार्मर से लोड हटाया, I2 का मान कम होगा, I2 का मान कम होगा तो I1 का मान भी कम होगा, I1 का मान कम होगा तो लॉस जो है लेस होगा, लेस। लोड बढ़ाने से लॉस जो है मोर। सो दिस लॉस इज डिपेंडेंट ऑन द लोड एंड इफ लोड इज वेरिएबल वी चेंज द लोड, सो दिस लॉस इज कॉल्ड वेरिएबल लॉस बिकॉज दिस लॉस इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन द लोड। इसको कॉपर लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि वाइंडिंग में होता है, कॉपर की होती है। इसको वेरिएबल लॉस क्यों कहते हैं, वेरिएबल होता है। स्क्वायर आई स्क्वायर आर लॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना है I1, मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R1, तो ये लॉस हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का, टोटल लॉस इतना हो गया प्राइमरी वाइंडिंग में, प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, मान लीजिए R2। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट मान लीजिए I2 है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लॉस कितना होगा, I2 स्क्वायर R2। तो टोटल लॉस कितना होगा, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, प्राइमरी में लॉस इतना हुआ, सेकेंडरी में लॉस इतना हुआ, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल जो कॉपर लॉस होगा PCU कॉपर लॉस इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, ये होता है टोटल कॉपर लॉस। और I1 और I2 कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये डिपेंड करते हैं लोड पे, इसीलिए ये लॉस जो होता है वेरिएबल लॉस होता है। और लोड कंडीशन में कोर लॉस की तुलना में ये लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोडेड कंडीशन में जो I1 और I2 होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए लोडेड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में मेन लॉस कौन सा होता है, कॉपर लॉस होता है।
और अनलोडेड कंडीशन में I1 और I2 का मान बहुत कम होता है, तो अनलोडेड कंडीशन में मेन लॉस जो होते हैं वो कोर लॉस होते हैं। लोडेड कंडीशन में कॉपर लॉस मेन लॉस होते हैं ज़्यादातर। इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, SC टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर में। रेटेड करंट फ्लो कराते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो फुल लॉस होता है। रेटेड करंट पे फुल लॉस होगा कॉपर लॉस, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके रेटेड करंट फ्लो कराते हैं प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी, और उस समय जो लॉस होता है वही फुल लॉस होता है। कॉपर लॉस निकालते हैं इस प्रकार से। कॉपर लॉस निकालने का एक और तरीका है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी एक होता है, तो आप चाहें तो पूरा लॉस प्राइमरी साइड में कैलकुलेट कर लें। ये ऐसे P कॉपर लॉस I1 स्क्वायर R01। R01 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी। ये क्या होता है? R01 R1। R01 जो होता है क्या होता है? R1 प्लस R2 अपान K स्क्वायर। ये मालूम है आपको, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। प्राइमरी का रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड में कंसीडर कर लिया जाए तो वो होता है R2 अपान K स्क्वायर, यानी सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी R2 अपान K स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं R01। तो आपको अलग अलग लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी का, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने एक प्राइमरी की तरफ कंसीडर कर लिया है, तो आप एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉपर लॉस। सिमिलरली आप चाहें तो सेकेंडरी साइड में टोटल कॉपर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? सेकेंडरी करंट I2 है और सेकेंडरी साइड में टोटल रेजिस्टेंस ले लीजिए। R02 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी। ये कितना होता है? ये होता है सेकेंडरी का रेजिस्टेंस प्लस प्राइमरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी में रिफ़र करने के बाद जो रेजिस्टेंस होता है K स्क्वायर R1। ये R02 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्लस प्राइमरी रेजिस्टेंस विच इज रिफर्ड टू सेकेंडरी, प्राइमरी रेजिस्टेंस विच इज अकाउंटेड टूवर्ड सेकेंडरी साइड, इट इज़ कॉल्ड K स्क्वायर R1। तो अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा सीधा डायरेक्ट। ये पूरा लॉस निकालता है एक बार में। प्राइमरी का लॉस भी इसमें है, सेकेंडरी का भी है। इसमें भी प्राइमरी का भी है, सेकेंडरी का भी है, चाहे इस फार्मूले से निकाल लें, चाहे इस फार्मूले से, चाहे इस फार्मूले से, जो भी आपको। सो दिस इज कॉल्ड कॉपर लॉस। ये दो लॉस जो है मेन लॉस होते हैं अधिकांशतः। थोड़ा सा लॉस इनकी वजह से भी होता है, दे आर नेग्लेजिबल, दे आर वेरी स्मॉल, तो अधिकांशतः हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इनके बारे में जान लीजिए। स्ट्रे लॉस क्या है? स्ट्रे लॉस क्या है कि कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, कोर में फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, कोर को हम रखते हैं टैंक में और उस पर क्लैंपिंग वगैरह भी कोर पे रहती है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया था। ये यहाँ ये नट बोल्ट, ये सब जो भी हैं, और टैंक, कुछ फ्लक्स जो है वहाँ भी लिंक हो जाता है जाके। कोर में जो प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है उसका कुछ भाग जो है टैंक में, क्लैंप में, नट बोल्ट में, वहाँ भी EMF इंड्यूस हो जाता है, उसमें भी करंट फ्लो पैदा हो जाती हैं, उनमें भी थोड़ा सा लॉस होता है, उसको कहते हैं स्ट्रे लॉस। ऑल्दो दिस लॉस इज स्मॉल, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस और कोर लॉस की तुलना में ये लॉस काफ़ी कम होते हैं। बट आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रे लॉस। दिस लॉस इज स्मॉल। चौथा लॉस होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, या इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रांसफार्मर में जो होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल कहाँ होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं कोर में, वाइंडिंग इंसुलेटेड होती है, और ऑयल जो है ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, ये डाइलेक्ट्रिक लॉस मेनली जो होता है बड़े ट्रांसफार्मर में होता है, बिग साइज ट्रांसफार्मर्स। स्मॉल ट्रांसफार्मर्स में तो काफ़ी कम होता है। अब ये कहाँ लॉस होता है? जो इंसुलेटिंग मटेरियल हैं कोर के, वाइंडिंग के और ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल जो हैं, उनका जो है समय के साथ साथ उनमें थोड़ा सा, समय के साथ साथ, नॉट इनिशियली बट बाद में थोड़ा लॉसेज उनमें होने लगते हैं, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। ये होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल में लॉसेज होते हैं। दे आर आल्सो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कंपेयर टू कॉपर लॉस एंड कोर लॉस, कंपेयर टू कॉपर लॉस एंड कोर लॉस। सो दैट इज़ वाई वी नेग्लेक्ट देम आल्सो। सो मेनली हमने बताया 4 लॉस होते हैं, उनमें से 2 लॉस मेजर हैं और 2 लॉस बहुत कम होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू नेग्लेक्ट दीज 2 लॉसेस, यू कंसीडर ओनली कॉपर लॉस एंड कोर लॉस, बिकॉज इन कंपेरिजन टू कॉपर लॉस एंड कोर लॉस दे आर नेग्लेजिबल। ये होते भी हैं थोड़ा तो बड़े ट्रांसफार्मर में, बिग साइज ट्रांसफार्मर्स में
थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। स्मॉल ट्रांसफार्मर्स में तो ये बहुत ही कम होते हैं, दे आर नेग्लिजिबल। बड़े ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा होते हैं, इनको कंसीडर करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट लॉसेस जो होते हैं वो इफ़िशियंसी को प्रभावित करते हैं, इसीलिए लॉसेस जानना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।